जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो ये चैप्टर नंबर 14 है, इसका जो मेन जो थीम है, अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूं तो इसका जो मेन थीम है वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कि जो बाबा साहब चाहते थे वो किस तरह का समाज चाहते थे, किन वैल्यूज, किन नैतिक शिक्षाओं के आधार पर, किन नैतिकताओं के आधार पर बाबा साहब एक समाज का निर्माण चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और संबंधुता के आधार पर ही वो समाज का निर्माण चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट में जय भीम जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में, ताकि बाबा साहब के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसी तरह से हमारे समाज के जो महामानव हैं उनके आइडियाज, थॉट्स और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस देख सकें। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि भाई लोग उनसे पूछेंगे कि आप भाई जाति प्रथा को नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, तो आप किस तरह का समाज का निर्माण करना चाहते हैं। बाबा साहब से ये सवाल पूछना, ऑब्वियसली बाबा साहब कह रहे हैं कि हाँ, मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा। व्हाट इज योर आइडियल सोसाइटी इफ यू डू नॉट वांट कास्ट इज ए क्वेश्चन दैट इज बाउंड टू बी आस्क्ड ऑफ यू। इफ यू आस्क मी, माय आइडियल वुड बी सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि समाज किन विचारों के आधार पर, किन वैल्यूज के आधार पर बनना चाहिए, तो वो बनना चाहिए लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता और फ्रेटर्निटी संबंधुता, है ना, मतलब भाईचारा, इसके आधार पर बनना चाहिए। बाबा साहब ऐसा बोलते हैं। आगे बाबा साहब इन चीजों को एक एक वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट ऑब्जेक्शन कैन देयर बी टू फ्रेटर्निटी, मतलब अगर भाईचारे की हम बात करें, फ्रेटर्निटी की बात करें, संबंधुता की बात करें, तो हमको इस बात से किसको प्रॉब्लम होगी कि यार लोगों में भाईचारा होना चाहिए, लोगों में एक फेलो फीलिंग होनी चाहिए, इस बात से किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। An ideal society should be mobile, should be full of channels for conveying a change taking place in one part or other। मतलब सोसाइटी जो होनी चाहिए, समाज होना चाहिए, वो एक मतलब मोबाइल होना चाहिए, बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल एक बोलते हैं बिल्कुल जड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि डायनेमिक होना चाहिए। उसके अंदर कहीं भी अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो दूसरे पार्ट के, समाज के दूसरे हिस्से को पता हो कि वहां क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन पर मतलब कोई भी चेंज लाना है, कोई भी रिफॉर्म आ रहा है, तो एक डिस्कशंस हो, डिबेट्स हो, और अच्छी जो चीजें जो लगती हैं, जिन विचारों को माना जाना चाहिए, उनको विचारों को माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमने अपने समाज के कुछ जो वैल्यूज हैं उनको बना लिया और वो हमेशा के लिए सनातन हो गए, अब उनको हम चेंज ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी को डायनेमिक होना चाहिए, एवर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, मतलब नई नई चीजों को, नए नए विचारों को मानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड साइंटिफिक थिंकिंग एंड ह्यूमैनिटी, है ना, इंसानियत के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, तर्कशीलता के आधार पर अगर नया विचार कसौटी पर उतरता है, इन चीजों की कसौटी पर उतरता है, तो उसे मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बाबा साहब यही चीज कहते हैं कि अगर जो भी कुछ न समाज के अंदर मतलब एक इस तरह का समाज होना चाहिए, सोशल एंडोस्मोसिस, ये बाबा साहब ने वर्ड किया, सोशल एंडोस्मोसिस, मतलब इस तरह का एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि, है ना, कुछ भी अगर समाज में कोई चेंज आता है तो दूसरे लोगों को भी पता लग सके भाई हाँ वहां पर चेंज आ रहा है, और उस मतलब उस चेंज से एक तरह से पूरा समाज जुड़ा हुआ हो, है ना, कोई परिवर्तन लाना है तो पूरा समाज उससे जुड़ सके। तो दिस इज फ्रेटर्निटी। तो इसी को भाईचारा कहते हैं, जो कि अनदर नेम है डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र हम जिसकी बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वो कुछ और नहीं, वो फ्रेटर्निटी, भाईचारा ही है। इट इज प्राइमरीली ए मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग, ठीक है, ये मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि ये मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग है, भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो क्योंकि ऑब्वियस है डेमोक्रेसी में सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको अपना नेता चुनने का अधिकार है, तो उनको एक तरह से देखा जाए तो एक इक्वल चीज मिली हुई है, ठीक है, तो उससे ऑब्वियसली भाईचारा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेमोक्रेसी कुछ और नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज प्राइमरीली अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। जो ये वर्ड है एसोसिएटेड लिविंग, इसको पिछले चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया था। एसोसिएटेड लिविंग का मतलब है लोग एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, उनमें आपस में एक भाईचारा वाली फीलिंग से एक फेलो फीलिंग है ना, भाईचारा वाली फीलिंग है, ऑफ कंजॉइंट कम्युनिकेटेड एक्सपीरियंस, है ना, लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनमें कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और मतलब अगर उनसे अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो उन बातों को मानते हैं। इट इज एसेंशियल इन एटीट्यूड ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन, मतलब जो डेमोक्रेसी है, जो कि भाईचारे का ही एक रूप है ना, फ्रेटर्निटी का ही एक रूप है, और एसोसिएटेड लिविंग,
ये 3 चीजें बोल रहा हूं मैं यहां पर, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एसोसिएटेड लिविंग। ये तीनों चीजें मतलब एक ही चीज है देखा जाए तो। भाई डेमोक्रेसी को एक पॉलिटिकल टर्म हो गई, लेकिन उसी के लिए हम अगर सोशल टर्म यूज करें तो वो होगी फ्रेटर्निटी और एसोसिएटेड लिविंग, है ना। फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाईचारे से साथ में रह रहे हो आप, है ना, तो वो सामाजिक टर्म हो गई, और उसकी पॉलिटिकल फॉर्म बोले तो वो डेमोक्रेसी हो गई। तो इट इज, तो ये जो चीज है डेमोक्रेसी है, एसोसिएटेड लिविंग, भाईचारा, ये एक तरीका है जिससे हम अपने जो फेलो मैन है, अपना जो भी कंट्री मैन है, अपना जो भी देश का आदमी है ना, देश का जो भी रहने वाला, उसके टूवर्ड्स, उसकी तरफ हम रेस्पेक्ट, अपना आदर भाव शो कर सके, है ना, उस तरह का एटीट्यूड पैदा करती है डेमोक्रेसी। आगे बाबा साहब ने फ्रेटर्निटी के बाद में आगे समझा है लिबर्टी को, स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता, लिबर्टी वाली चीज है, ऑब्वियसली उसको मतलब कौन मना करेगा, भाई लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसको कौन मना कर सकता है। फ्यू ऑब्जेक्ट टू लिबर्टी इन द सेंस ऑफ राइट और टू फ्री मूवमेंट इन द सेंस ऑफ राइट, मतलब ज्यादातर जो लोग है वो लिबर्टी को मतलब ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। लिबर्टी का मतलब भाई अगर लोग ऑब्जेक्ट कर, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, जीने का अधिकार है, ठीक है, अपने खाने पीने का अधिकार है, देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू लिबर्टी इन द सेंस ऑफ राइट। भाई किसी को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, ठीक है, और कोई भी संपदा, मटेरियल गोन कुछ रखने का अधिकार है, तो इसमें मतलब सबको स्वतंत्रता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात आती है व्हाई नॉट अलाउ लिबर्टी टू बेनिफिट बाय एन इफेक्टिव एंड कॉम्पिटेंट यूज ऑफ पर्सन पावर, लेकिन जब बात आती है कि जो इंसान है, इंसान जो एक आदमी है, कुछ आदमी है, औरत है, जो भी है, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार ही अपने काम को चूज करे, जब इस चीज की बात आती है तब यहाँ इंडिया में लोग नहीं, इस चीज को नहीं मानेंगे। वो नहीं, इंसान को तो अपनी जाति के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर कोई माली है तो उसे माली का काम ही करना चाहिए, कोई अगर चर्मकार है तो उसे वो जो चमड़े वाला काम है वही करना चाहिए, ठीक है। कोई और बंदा किसी दूसरी जाति का है, ब्राह्मण है, तो भैया वो तो पूजा पाठी करेगा, उससे तो साफ सफाई का काम ही नहीं करना चाहिए। यहां पर आते ही ये चीज जो लिबर्टी वाली जो चीज है, स्वतंत्रता वाली चीज है, यहां पर आकर सीज कर देती है। मतलब लिबर्टी यहाँ इंडिया के अंदर भाई लोगों खाने पीने की, इधर उधर जाने की, और जो अपनी प्रॉपर्टी को रखने की वो अधिकार है, लेकिन अपना काम चूज करने का अधिकार नहीं है। ये प्रॉब्लम यहां पर आ जाती है। तो आगे इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि द सपोर्टर्स ऑफ कास्ट हु वुड अलाउ लिबर्टी इन द सेंस ऑफ राइट टू लाइफ, लिम्ब एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट रियली कंसेंट लिबर्टी इन द सेंस ऑफ इन एज मच इट इन्वॉल्व लिबर्टी टू चूज वंस प्रोफेशन। मतलब जो लिबर्टी, राइट टू लाइफ, हर चीज प्रॉपर्टी रखने का अधिकार यहाँ इंडिया में दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन चुनने की बात जहां आ जाती है वहां पर ये अधिकार नहीं देते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर इस तरह का अधिकार, लिबर्टी, स्वतंत्रता अगर यहाँ इंडिया के अंदर लोगों को नहीं दी जाती है तो इसका मतलब है हम एक स्लेवरी, एक दासता वाली प्रथा को प्रमोट कर रहे हैं। फॉर स्लेवरी डज नॉट मियरली मीन ए लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ सब्जेक्शन, इट्स मीन्स ए स्टेट ऑफ सोसाइटी इन विच सम मेन आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर द पर्पस विच कंट्रोल देयर। मतलब न, स्लेवरी का मतलब क्या है? स्लेवरी का मतलब यही तो है कि भाई आपने कुछ लोगों को पनिश कर दिया एक तरह से, भाई तुम्हें तो यही काम करना है। कुछ लोग जो पावरफुल हैं और जो कमजोर लोग हैं उनको पावरफुल लोगों ने कमजोर लोगों को बोल दिया है तुम्हें, तुम्हारा कंडक्ट इसी तरह का होना चाहिए, तुम्हें यही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अगर प्रोफेशन चुनने की आजादी इंसान को नहीं मिलती है तो एक तरह से उसको आपने स्लेव बना लिया है कि भाई अगर मान लो सफाई कर्मी जाति का बंदा है तो वो सफाई का काम ही करेगा, चर्मकार बंदा है तो वो चमड़े का काम ही करेगा, माली है तो फिर वो माली का ही काम करेगा। तो इस तरह से आपने उसको दास बना दिया है, उसको आपने स्लेव बना दिया है कि तुझे तो यही काम करना है। तो आप तो एक तरह से स्लेवरी को प्रमोट कर रहे हो। अगर इस चीज को आप इस जो लिबर्टी है, लिबर्टी टू चूज द प्रोफेशन, अपना काम अपनी क्षमताओं और अपनी इच्छा के अनुसार चूज करने का राइट अगर आप अधिकार नहीं दे रहे हो तो आप एक तरह से दासता को, है ना, स्लेवरी को प्रमोट कर रहे हो। तो इस तरह से जाति प्रथा के अंदर एक तरह से स्लेवरी आ गई कि कुछ लोगों को वो काम करना ही पड़ेगा, जो वो नहीं चाहते हैं तब भी उनको वो काम करना ही पड़ेगा। तो एक तरह से जो जाति प्रथा है, कास्ट सिस्टम है, वो दासता को, स्लेवरी को प्रमोट कर रहा है। आगे बाबा साहब बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की। समानता की बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो इक्वलिटी वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा मतलब कंटेशियस, मतलब बहुत ही ज्यादा इस पर डिबेट हुई है और बहुत ज्यादा लोग इस चीज को ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई समानता कैसे हो सकती है, इतने सारे लोग हैं उनके बीच में समानता हो कैसे सकती है, पॉसिबल ही नहीं है कि भाई 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में समानता हो जाए,
है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोग इस चीज का विरोध करते हैं कि इक्वलिटी तो हो ही नहीं सकती। द ऑब्जेक्शंस टू इक्वलिटी, तो बाबा साहब कहते हैं द ऑब्जेक्शंस टू इक्वलिटी मे बी साउंड एंड वन मे हैव टू एडमिट दैट ऑल मेन आर नॉट इक्वल। बाबा साहब बोलते हैं कि हाँ, इक्वलिटी के जो ऑब्जेक्शन किए जा रहे हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं, ठीक है, और ये भी ऑब्वियस है, ये मानना पड़ेगा कि जो सारे आदमी होते हैं वो इक्वल नहीं होते। यहाँ जो मैन का मतलब, अपन ये जो मैन यूज कर रहे हैं, मैन का मतलब यहाँ पर आदमी से नहीं, यहाँ पर इंसान से लो। इस मैन के अंदर वुमेन भी इंक्लूड है। बाबा साहब ने अपने कई लिटरेचर में लिखा है कि जब व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड मैन इट मीन्स आई एम इंक्लूडिंग वुमेन इन दैट टू, ठीक है ना। तो ये मैन का मतलब यहाँ पर इंसान से है। तो द ऑब्जेक्शंस टू इक्वलिटी मे बी साउंड एंड वन मे हैव टू एडमिट दैट ऑल मेन आर नॉट इक्वल। तो ठीक है भाई, लॉजिकली अपन कह सकते हैं कि हर आदमी, हर इंसान इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वलिटी में बी ए फिक्शन बट नॉनथलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज द गवर्निंग प्रिंसिपल। हाँ ठीक है, माना कि भाई इक्वलिटी एक जो मतलब काफी एक आइडल कंसेप्ट है, एक यूटोपियन कंसेप्ट है, जो कि बहुत ही आइडल है, जो कि किसी आइडल सोसाइटी में हो सकता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इस चीज को मानते हैं। लेकिन फिर भी हमको इक्वलिटी को एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल, ठीक है, इक्वलिटी को गवर्निंग प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। मतलब गवर्निंग प्रिंसिपल, ये आगे बाबा साहब ने यहां बोला है, इक्वलिटी मे बी ए फिक्शन बट नॉनथलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज द गवर्निंग प्रिंसिपल। मतलब इक्वलिटी हो सकता है एक यूटोपियन आइडियल कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी हमको इक्वलिटी को एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, उसको एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। कारण क्या है भाई, ठीक है, मानते हैं इक्वलिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इक्वलिटी लाने की कोशिश ना करें। भाई कोई चीज अच्छी चीज है, ठीक है, अच्छी चीज है जिसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि हम कोशिश ही ना करें उस चीज को इंप्लीमेंट करने की। हमें जो भी अच्छाइयां हैं उनको जब तक हो सके, जितना हो सके, उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। और अगर ये बात सही है कि हमें अच्छी चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो फिर हमें उसे एज ए लॉ, एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि इक्वलिटी में बी ए फिक्शन बट नॉनथलेस वन मस्ट एक्सेप्ट इट एज द गवर्निंग प्रिंसिपल। इसको हमें गवर्निंग प्रिंसिपल मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मान ले कि भैया इक्वलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने जब ये मान ही लिया है, तो फिर तो बिल्कुल हम उसको चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो 100% नहीं तो 70%, 80%, 90%, 99% तक तो पहुंचेंगे। 100% नहीं तो हम 90% तक तो पहुंचेंगे, लेकिन हम अब उस चीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर तो हम तो हो सकता है शायद उसका 10%, 20% भी ना कर पाए। इसलिए हमें इसे एज ए गवर्निंग प्रिंसिपल एडमिट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कि मानना पड़ेगा कि हाँ इक्वलिटी हमें रखनी है और लोगों में ज्यादा से ज्यादा इक्वलिटी पैदा करनी है, इसे मानना ही पड़ेगा। आगे बाबा साहब कहते हैं मेंस पावर इज डिपेंडेंट। एक आदमी है, मनुष्य है, उसकी जो पावर है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? फिजिकल हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके पेरेंट्स कैसे हैं, तो ऑब्वियसली जैसे उसके पेरेंट्स है वो उन्हीं से रिजेंबल करेगा फिजिकली। अगर उनके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। अगर उसके पेरेंट्स हाइट कम है तो उनकी हाइट, बच्चे की हाइट भी कम होगी। पेरेंट्स ज्यादा हेल्दी है तो बच्चा भी नेचुरली ज्यादा हेल्दी होने के चांसेस होंगे। तो ये तो फिजिकल हेरिडिटी होगी। दूसरी चीज है सोशल इनहेरिटेंस। सोशल इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि समाज में आपका स्तर क्या है ना। आप जैसे इंडिया की बात करें तो अगर जाति जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर कोई ऊंची जाति में है, हायर कास्ट में है, तो ऑब्वियसली उसकी जो सोशल वैल्यू है लोगों की नजर में वो ज्यादा है। लोअर कास्ट वाले की जो सोशल वैल्यू वो कम है। और हम इन टर्म्स ऑफ मनी भी मान सकते हैं, कोई अगर अमीर आदमी है तो उसकी सोशल जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, लोग उससे ज्यादा मानेंगे। और जिसके पास पैसा कम है, जो गरीब है, उसको लोग, उसकी सोशल वैल्यू कम है, उसको कम मानेंगे। तो इस तरह से सोशल इनहेरिटेंस हो गया। और सोशल इनहेरिटेंस को बाबा साहब ने एक्सप्लेन किया है कि इन द फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर, एजुकेशन, एक्युमुलेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, एवरीथिंग विच एनेबल्स हिम टू बी मोर एफिशिएंट देन सेविज। ठीक है भाई, माता पिता ने उसका लालन पालन कैसे किया है, उससे भी उसकी सोशल वैल्यू पता लगेगी। एजुकेशन क्या है उसकी, साइंटिफिक नॉलेज उसमें कितनी है, इन सब चीजों से पता लगता है कि वो कितना एफिशिएंट है। और फाइनली जो थर्ड पॉइंट है, ऑन हिज ओन एफर्ट्स। जो तीसरा पॉइंट है वो खुद की एबिलिटी। मतलब पहले पॉइंट के अंदर तो जो आई थी फिजिकल हेरिडिटी, वो भी उसके पेरेंट्स से मिली थी। जो सोशल इनहेरिटेंस है वो उसके समाज से उसको मिली है। और जो तीसरी वो चीज है उसके खुद के एफर्ट्स, उसके खुद के एफर्ट्स कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि समाज में उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये तीनों चीजें फिजिकल हेरिडिटी,
सोशल इनहेरिटेंस और उसके खुद के जो पावर्स हैं, उसके खुद के एफर्ट्स हैं, ये तीनों मिलाकर ही उसकी क्षमताओं को, मेंस पावर, उसकी क्षमताओं को बनाते हैं। अब इन तीनों चीजों में, इन ऑल दीज थ्री रेस्पेक्ट्स मैन आर अनडाउटली अनइक्वल। भाई इन तीनों चीजों को हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली जो आदमी है वो अनइक्वल ही है, क्योंकि जो पेरेंट्स है सबके अलग अलग पेरेंट्स, अलग फिजिकल स्ट्रक्चर के होंगे, अलग अलग हेल्थ के होंगे, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे भी अलग अलग हेल्थ के पैदा होंगे। और जो सोशल है, सोशल सबका स्टेटस है भैया, सबकी अलग अलग जाति है, सबका अलग जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी सबका अलग है, तो वो चीज भी मतलब सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। और सबकी जो पर्सनल कॉम्पिटेंसी होती है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उस कारण भी इंसान इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अब क्वेश्चन, तो बाबा साहब इस चीज को मान लेते कि हाँ इन तीनों चीजों के कारण से इंसान जो मैन है वो अनइक्वल होता है। बट द क्वेश्चन इज शैल वी ट्रीट देम एज अनइक्वल बिकॉज दे आर अनइक्वल। अब क्वेश्चन जो मेन है वो ये है कि भाई इन तीनों चीजों के कारण से हर इंसान अलग अलग होता है, इक्वल नहीं है, तो क्या हम उन्हें अनइक्वल ट्रीट करें? ठीक है, हम क्या हम उसको अनइक्वल ट्रीट करें, जब बिना किसी गलत बात के क्या हम उनको जबरदस्ती अनइक्वल ट्रीट करें कि सिर्फ इस कारण से कि वो दूसरे माँ बाप के पैदा हुआ है, वो दूसरे माँ बाप के पैदा हुआ है, वो मतलब उसका सोशल स्टेटस अलग है, उसका सोशल स्टेटस अलग है, ठीक है। और हर इंसान की जो पर्सनल कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है, किसी को उसकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई राइटिंग अच्छी करता है, कोई किसी चीज में, हर इंसान अलग अलग चीज में माहिर है। तो क्या हम उनको इस कारण से अनइक्वल कर दें कि इक्वल नहीं हो सकते, भैया ये तो पेंटर है, वो आर्टिस्ट है, या वो बिजनेसमैन है, या वो तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, तो क्या इस कारण से हम उनको अनइक्वल ट्रीट कर सकते हैं? तो यही बाबा साहब कहते हैं कि यही क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन विच द अपोनेंट्स ऑफ इक्वलिटी मस्ट आंसर। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग इक्वलिटी को अपोज करते हैं, भैया इक्वलिटी पॉसिबल ही नहीं है, उनको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि ठीक है, माना कि इंसान अलग अलग क्षमताओं के होते हैं, है ना, अलग अलग कैलिबर के होते हैं, तो क्या हम उनको अनइक्वल ट्रीट कर दें? ऐसा क्या पॉसिबल है? क्या हम जो क्रिकेट खेल रहा है उसको तो हम बहुत, तो बोले कि तो बहुत महापुरुष हो गया, और अगर कोई चेस खेल रहा है, चेस में अगर गोल्ड मेडल जीत रहा है, तो हम उसे कमतर आंक ले कि भैया ये तो चेस में जीत रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिकेट में जीत रहा है वो ज्यादा महान है ना? ये क्या एटीट्यूड सही है? इस क्वेश्चन का आंसर बाबा साहब बोलते हैं कि जो अपोनेंट्स ऑफ इक्वलिटी है, समानता के जो विरोधी हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। हाँ, आगे बाबा साहब बोलते हैं कि हाँ ऐसा जरूर है कि कोई इंसान अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसे ज्यादा इंसेंटिव मिलना चाहिए। भाई ऑब्वियस से कोई इंसान 4 घंटे मेहनत कर रहा है ना, और कोई इंसान 10 घंटे मेहनत कर रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है, तो उसे ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इंसेंटिव उसको ज्यादा दिया जाए। फ्रॉम द standpoint of the individual, it must be just to treat men unequally so far as the efforts are unequal. It may be desirable to give incentive. मतलब कोई इंसान है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, अपने खुद के कैलिबर के अनुसार उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है और अपना ज्यादा दिमाग लगा रहा है, ठीक है, तो वो अपने एफर्ट्स ज्यादा दे रहा है, तो उसे इंसेंटिव ज्यादा दे सकते हैं, इंसेंटिव ज्यादा देते हैं। और हाँ, वहां पर हम कह सकते हैं कि भैया ये जो इंसान कम मेहनत कर रहा है और ये जो इंसान ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान ज्यादा मतलब सम्मान के लायक है, और कम मेहनत करने वाला इंसान कम सम्मान के लायक है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन वो ऐसा हम तभी कह सकते हैं उसके खुद के पर्सनल एफर्ट्स के बेसिस पर, क्योंकि उसके खुद का जो कर्म है ना, उस कर्म से वो मतलब उच्च बन रहा है एक तरह से, ठीक है, खुद के एफर्ट्स देकर वो उच्च बन रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि हाँ यार ये बंदा ज्यादा मेहनती है, ये बंदा ज्यादा मतलब जो हमारी अप्रिसिएशन है, हमारी प्रशंसा है, ये बंदा ज्यादा डिजर्व करता है, क्योंकि ज्यादा मेहनती है, खुद के दम पर ये आगे बढ़ा है। लेकिन जो बाबा साहब ने 3 कारण बताए थे, ठीक है, 3 कारण जो बताए थे कि फिजिकल हेरिडिटी, सोशल इनहेरिटेंस और हिज ऑन एफर्ट्स, तो ठीक है, तो बाबा साहब कहते हैं कि हम भाई जो खुद के एफर्ट्स हैं उसके बेसिस पर, खुद का जो कर्म है उसके बेसिस पे तो हम थोड़ा बहुत प्लस माइनस मान रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा ज्यादा मेहनत करता है, खुद के इसके एफर्ट्स हैं, तो हम उसको ज्यादा सम्मान दें, ठीक है, उसको ज्यादा सम्मान दें। लेकिन वो कौन से माँ बाप को पैदा हुआ था, उसका सोशल इनहेरिटेंस, उसका सोशल स्टेटस क्या है, क्या इन 2 चीजों के बेसिस पर भी हम जो अनइक्वलिटी है वो बोल सकते हैं कि भाई ये तो ज्यादा जिन माँ बाप को ये पैदा हुआ था उनकी ज्यादा हाइट थी, तो इसकी भी ज्यादा हाइट है, तो इसलिए हम इसकी प्रशंसा करते हैं। तो यार उसमें
उसने खुद ने क्या किया, वो तो उसके पेरेंट्स ज्यादा लंबे थे इसलिए वो भी लंबा हो गया। सोशल इनहेरिटेंस, अब जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ, जिस कास्ट में वो पैदा हुआ है, जिस समाज में वो पैदा हुआ है, अब उस समाज की ऑलरेडी पहले से ही समाज में एक वैल्यू बनी हुई है, इज्जत बनी हुई है, तो उस बंदे की भी इज्जत बन गई। तो इसमें उसने खुद ने क्या किया, है ना। तो बाबा साहब का कहने का मतलब है कुल मिला के इन दो चीजों के बेसिस पर हम इंसान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इन दो चीजों के बेसिस पे। हाँ, अगर वो इंसान खुद के एफर्ट्स के दम पर आगे बढ़ता है तो फिर हम उसे सम्मान दे सकते हैं, तब फिर हम उसे कह सकते हैं कि हाँ यार ये खुद के दम पे आगे बढ़ा है, इसलिए ज्यादा सम्मान के लेने के लायक है। तो बाबा साहब ये कहते हैं व्हाट वुड हैपन इफ मैन वर ट्रीटेड अनइक्वली एज दे आर इन द फर्स्ट टू रेस्पेक्ट। अगर पहले दो एस्पेक्ट्स है उसके बेसिस पे अगर इंसान में को अनइक्वल बोला जाता है तो वो गलत है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल्स की अच्छी बर्थ है, अच्छी बर्थ का मतलब वो किसी अच्छे कास्ट में या हायर सोसाइटी में पैदा हुए हैं, चाहे उनकी एजुकेशन अच्छी है, उनका फैमिली नाम, उनका कोई सरनेम ऐसा जो कि बहुत ही पावरफुल है, उनके कोई बिजनेस कनेक्शंस है, उनकी इनहेरिटेड वेल्थ है, वो वुड बी सिलेक्टेड इन द रेस। अगर न उनको इस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए किसी इंसान को कि वो किसी पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर फैमिली नेम है उनका, है ना, कोई अच्छा सरनेम है उनका, जैसे सरनेम हो गया गांधी हो गया, शर्मा हो गया, है ना, हायर सरनेम्स हो गए ये, है ना, उसके बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाता है, या फिर इस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है कि वो ज्यादा इनहेरिटेड वेल्थ उसकी ज्यादा है। तो जो इस तरह का सिलेक्शन किया जाएगा वो सिलेक्शन, बट सिलेक्शन अंडर सच सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट बी ए सिलेक्शन ऑफ एबल। तो इस तरह का जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन मतलब क्षमताओं के आधार पर, उस पर्सन की क्षमताओं के आधार पर नहीं है, वो तो उसको जो इनहेरिटेड वेल्थ है उस पर उसकी सिलेक्शन हुआ है। इट वुड बी द सिलेक्शन ऑफ प्रिविलेज, है ना, उसको काफी प्रिविलेज मिले हुए हैं, तो वो उस प्रिविलेज का के बेसिस पर सिलेक्शन हो गया, ना कि उसकी क्षमताओं के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है। तो अब बाबा साहब आगे ये बोलते हैं कि देयर रीजन देयरफॉर, जो तीन चीजें बताई बाबा साहब ने, ठीक है, पेरेंट्स के आधार पर, समाज के आधार पर और एक खुद के आधार पर, ये तीन चीजें बोलिए, पेरेंट्स के आधार पर, माता पिता के आधार पर, समाज के आधार पर और खुद के आधार पर। बाबा साहब बोलते हैं कि जो द रीजन देयरफॉर विच फोर्सेस दैट इन द थर्ड रेस्पेक्ट, जो तीसरा है खुद के आधार पर अगर इंसान को अनइक्वली ट्रीट करना है, मतलब खुद के आधार पर जो इंसान अचीव करता है, खुद के दम पे जो बंदा खुद के कैलिबर के आधार पर अचीव करता है, उसके बेसिस पे हमको उस इंसान की वर्थ, उसके बेसिस पर हमको उस इंसान की कीमत डिसाइड करनी है। तो हमें जो पहले दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब वो किस माता पिता को पैदा हुआ, वो किस समाज से बिलोंग करता है, उन दो एस्पेक्ट्स के बेसिस पर हमको इंसान को इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा एज मच एज पॉसिबल। तभी हम जो तीसरा एस्पेक्ट है खुद का कैलिबर, उस पर हम इंसान को अनइक्वल ट्रीट कर सकेंगे। अनइक्वल ट्रीट करने का मतलब हुआ तब हम उसके बेसिस खुद के दम पे जो बंदा आगे बढ़ता है उसकी हम तभी तारीफ कर पाएंगे, प्रशंसा कर पाएंगे, जब हम पहले के दो एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऑब्वियस है कि भाई अगर कोई बंदा है जो कि जिसका सोशल स्टेटस लो है, अगर वो मेहनत करके आगे बढ़ता भी है तो भी कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो हायर सोशल स्टेटस के नहीं है, वो हायर सोसाइटी से या हायर कास्ट से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है कि अगर हमें तीसरा रीजन जो है खुद की क्षमताओं के बेसिस पर, अगर उसमें अगर हमें अनइक्वलिटी करनी है, अनइक्वली करना है भाई, हाँ जो इंसान है वो खुद की क्षमताओं के आधार पर अनइक्वल हो सकता है, तो हमें फिर जो दूसरे जो दो और जो कारण बताए माता पिता के आधार पर और समाज के आधार पर, उनको एज मच एज इक्वली पॉसिबल हमें ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बोले तो ये है कि इंसान में अगर आपको कि भाई अनइक्वलिटी बोलनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर, खुद की क्षमताओं के आधार पर बोला जा सकता है। कि अगर वो खुद की क्षमताओं के आधार पर साइंटिस्ट बनता है तो हमें उससे हाँ कह सकते हैं कि ये एक महान वैज्ञानिक बन गया है। और जो दूसरा खुद की क्षमताओं के आधार पर अगर वो एक क्लर्क या चपरासी रहता है तो हमें कह सकते हैं कि हाँ यार ये क्लर्क और चपरासी जगह, क्योंकि इसकी पोटेंशियल इतना ही था, है ना। लेकिन हमें जो पहले दो एस्पेक्ट्स हैं, किस कास्ट से बिलोंग करता है या किन पेरेंट्स में पैदा हुआ है, वो उस पर हमें बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। और जितना एज मच एज इक्वली हम ट्रीट कर सकते हैं उतना हमें इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा उस आधार पर। आगे बाबा साहब कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड इट कैन बी आर्ग्ड दैट, हमें मान लो जो हमारी सोसाइटी है उसके जो मेंबर्स हैं, सोसाइटी में समाज में जो लोग रह रहे हैं, उनका हमें ज्यादा से ज्यादा क्षमताओं का यूज करना है। तो वो कब हो सकता है? वो तभी होगा जब रेस स्टार्ट हो, तब हम उनको इक्वल ट्रीट करें। ठीक है, जब रेस स्टार्ट हो तो हम उनको इक्वल ट्रीट करें। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे देश के लोग हैं उनको समान
फैसिलिटीज मिले। लेट्स सपोज एजुकेशन हो गई। अब हमारे यहाँ क्या है भैया, प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, वहां तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो वहां तो वही अफोर्ड कर पाएगा जिसके पास काफी पैसे। और जो सरकारी स्कूल है वहां पर फैसिलिटीज ही नहीं है। अब एक कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से जिसकी फीस साल की लाखों रुपए हैं, और एक सरकारी स्कूल है जहां लगभग ऑलमोस्ट फ्री बच्चा पढ़ रहा है, तो उनकी एजुकेशन में बराबरी कैसे होगी? वो जो सरकारी स्कूल वाला बच्चा है वो मतलब कैसे कंपीट करेगा उस प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे से? तो बाबा साहब यहां पर यही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें अपने समाज के सब लोगों में से जो बेस्ट पॉसिबल टैलेंट है उसको निकालना है, ठीक है, कि बेस्ट पॉसिबल टैलेंट निकल के आए, तो हमें सबको समानता के आधार पर देखना पड़ेगा, उनको समान फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय मेकिंग देम इक्वल एज फार एज पॉसिबल एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द रेस। जब रेस स्टार्ट हो, मान लो बचपन से फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास भी क्या आजकल तो प्रेप स्कूल से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से हमको इक्वलिटी देनी पड़ेगी, समान एजुकेशन देनी पड़ेगी, समान एजुकेशन के साथ में उनको हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो भी समानता से। मान लो कि बच्चा है इंटेलिजेंट है लेकिन वो तबियत खराब होगी, लेकिन गरीब का बच्चा है तो उसे तो हेल्थ की फैसिलिटीज मिली नहीं, है ना, तो उसका तो बर्बाद हो गया पूरा साल, वो पढ़ाई नहीं कर पाया। तो हेल्थ भी बराबर, जो हेल्थ की फैसिलिटीज है वो भी बराबर मिलनी चाहिए, जो एजुकेशन की फैसिलिटीज है वो भी बराबर मिलनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो हर इंसान को बराबर मिलनी चाहिए। वो जो बेसिक फैसिलिटीज है वो बराबर मिलेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इंसान एक दूसरे को कंपीट कर सकते हैं। अगर वो बेसिक फैसिलिटीज ही बराबर नहीं मिल रही है तो फिर वो दो इंसान जो अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक को बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिली हुई है, दूसरे को बिल्कुल माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो है ना, कुपोषण का शिकार है, तो वो कैसे एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं? इसीलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि इट कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ देम ओनली बाय मेकिंग देम इक्वल एज फार एज पॉसिबल एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द रेस। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द रेस का मतलब यही है कि बचपन से ही उनको समान जो बेसिक फैसिलिटीज है वो समानता से मिलनी चाहिए, समान रूप से मिलनी चाहिए। इसीलिए ज्यादातर जो भी यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिकन कंट्रीज है वहां पर देखिए हेल्थ और एजुकेशन को बिल्कुल जो बेसिक नीड है वो बना रखा है, और वो ज्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में ही है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो हेल्थ और एजुकेशन का जो निजीकरण हुआ है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर हुआ, वो बिल्कुल नीचता के हद तक है, बिल्कुल नीचता के हद तक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जरा सी चीज करो भैया लाखों रुपए, है ना, स्कूल जाओ, एक साल के छोटा सा बच्चा है फर्स्ट क्लास का, उसकी भी एक साल की लाखों रुपए फीस। इस तरह से इस कदर मतलब नीचता तक यहाँ इंडिया के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है हेल्थ और एजुकेशन का, ये हाल है। मतलब जबकि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर हेल्थ और एजुकेशन बेसिक फैसिलिटीज है और वो उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं है, उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर अलाउ ही नहीं किया जाता और गवर्नमेंट ही देखती है एजुकेशन और हेल्थ को। इसी कारण से है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में जो हेल्थ और एजुकेशन सबको इक्वली मिली हुई है, और यही कारण है कि वहां पर जो टैलेंट है वो बेस्ट टैलेंट निकल के आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया जो बहुत ज्यादा हर तरह सोशली ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, उन्हीं के बच्चे हर जगह टैलेंट में निकलेंगे, ऐसा नहीं होता वहां पर अमेरिका या यूरोप में। वहां पर हर बंदा आगे निकल सकता है, क्योंकि वहां पर कम से कम एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सबको समान रूप से मिलती है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि आगे के जो भी पूरा पैराग्राफ है उसमें बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इक्वलिटी है हमें इसलिए भी रखनी जरूरी है क्योंकि इक्विटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। That is the one reason why we cannot accept equality, but there is another reason why we must equality. A statesman is concerned with vast numbers of people. He has neither time nor the knowledge to draw fine distinctions and to treat each equitably. That is according to the need or according to capacity. However desirable or unreasonable and equitable treatment of man may be, humanity is not capable of assortment and classification. तो बाबा साहब एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि भाई जो हमको जो डील करना है ना, वो ऐसे है तो है नहीं कि भाई 150, 100, 200 लोगों से डील करना है। ठीक है, एक हमारा जो देश है उसमें तो करोड़ों लोग रहते हैं, तो हम ऐसा प्रैक्टिकली हर 100 करोड़ लोगों के लिए, करोड़ों लोगों को, हर इंसान को हम जाके देखें कि भाई उसकी क्षमता क्या है ना, और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करें, है ना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो हर इंसान है 100 करोड़ है, 100 करोड़ लोगों को, हर इंसान को उसकी क्षमताओं के हिसाब से डील करना को बोलते हैं हम इक्विटेबली, है ना। इक्विटेबली ये वर्ड जो है इक्विटेबली, इसका मतलब ये हुआ कि 100 करोड़ इंसान है तो 100 करोड़ इंसानों को उनकी क्षमताओं के अनुसार ही डील करना।
कि हमें पता लग जाए कि जो 100 करोड़ लोग हैं उनमें क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी मतलब उनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं और कमियां क्या हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम उनको डील करें। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इतने 100 करोड़ लोगों को हम डील कर सकें उनके अकॉर्डिंग टू देयर कमजोरियां एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ्स, है ना, उनकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स हैं हम 100 करोड़ लोगों की जान ही नहीं सकते। इसलिए हमें जो इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वही आजमाना पड़ेगा। इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि 100 करोड़ लोग हैं, ठीक है, हम 100 करोड़ लोगों का हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि किसको क्या किस चीज की जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि भाई बेसिक जो चीजें हैं, हमें ये तो पता है कि यार हर इंसान को हेल्थ चाहिए, हमें ये तो पता है कि यार हर इंसान को एजुकेशन चाहिए होती है, हमें ये तो पता है कि यार हर इंसान को भूख लगती है, खाना चाहिए होता है। तो कम से कम जो ये बेसिक चीजें हैं, है ना, उनमें तो हमें इक्वलिटी लानी ही चाहिए। हम हर इंसान में 100 करोड़ लोगों को पता नहीं कर सकते कि यार इसको साइंस में इंटरेस्ट है या इसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो हमको इस इंसान को क्योंकि साइंस में ज्यादा अच्छा कर सकता है तो हम इसे साइंस में ही भेजें, इसको हिस्ट्री या आर्ट्स के सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं तो हम इसे आर्ट्स में ही भेजें। हम ये 100 करोड़ लोगों के साथ में ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है, उस हिसाब से मतलब हम 100 करोड़ लोगों को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, मतलब उनमें मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनको किन 100 करोड़ लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन हमें मतलब जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, कम से कम वहां पर तो इक्वलिटी होनी ही चाहिए। इसीलिए बाबा साहब बोल रहे हैं कि स्टेट्समैन इज कंसर्न विद वास्ट नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से, 100 करोड़ हो गए जैसे इंडिया के अंदर, तो हमारा तो भाई प्रधानमंत्री जी उनको 100 करोड़ लोगों से डील करना, तो ही हैज नाइदर द टाइम टू नॉलेज टू ड्रा फाइन डिस्टिंक्शंस एंड ट्रीट ईच अदर इक्विटेबली। हर इंसान की विशेषताओं के खामियों और खूबियां जो है उसके हिसाब से उनको ट्रीट कर, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। हाउ इट डिजायरेबल, मतलब ऐसा होना तो यही चाहिए कि भाई हर इंसान को अलग से डील किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि द स्टेट्समैन, जो भी देश के चलाने वाला इंसान है ना, जैसे प्रधानमंत्री हो गया इंडिया में, must follow some rough and ready rule. That rough and ready rule is to treat all men alike, not because they are alike, but because classification and assortment is impossible. तो जो मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनको मतलब एक जो भी नियम है वो इक्वली फॉलो करवाने चाहिए लोगों से, और हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर इंसान को एक इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और कम से कम उनको बेसिक फैसिलिटीज है उसके टर्म्स में तो इनको इक्वली ट्रीट करना ही चाहिए। The doctrine of equality is glaringly false, but taking all in all, it is the only way statesmen proceed in politics, and which is civilly practical affair, which demands a civilly practical test. तो बाबा साहब बोल रहे हैं कि जो इक्वलिटी है, हाँ उसको टेक्निकली मतलब बिल्कुल हम कर दें वो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो इक्वलिटी वाला कंसेप्ट है वो देखा जाए तो मतलब एक तरह से फॉलेशियस ऐसा है क्योंकि हर इंसान की या हर समाज की अलग अलग नीड्स होती हैं, लेकिन क्योंकि टेक्निकली हर इंसान की हम नीड्स को फुलफिल कर सकें वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना, इसलिए जो इक्विटेबिलिटी वाली चीज है वो तो पॉसिबल नहीं है, इक्विटेबिलिटी वाली चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर इंसान को अलग से डील करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम जो इक्विलिटी वाली जो चीज है वो तो हम ला सकें, क्योंकि जो इक्विलिटी वाली चीज है उसी से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और यही एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल अफेयर है, प्रैक्टिकली यही चीज है। तो कुल मिलाकर जो बाबा साहब है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान की विशेषताओं के अनुसार उसको डील करना तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। 100 करोड़ लोगों के साथ में आप कैसे डील कर लोगे हर इंसान की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए। इसलिए हमें इक्वलिटी को रखना चाहिए। इक्वलिटी मतलब समानता, लोगों को ज्यादा से ज्यादा समानता का अधिकार, मतलब समानता इन द सेंस की मतलब उनको कम से कम जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो तो उनको बराबर रूप से मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का मैं बाबा साहब हैं उन्होंने फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, इन तीन चीजों को जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स थे उनको बाबा साहब ने कहा है कि एक समाज को, एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट्स पर काम करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर समझाया है। मतलब बाबा साहब से जब किसी ने क्वेश्चन किया कि आप किस तरह का समाज का निर्माण करना चाहते हो, तो बाबा साहब ने बताया कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के बेसिस पर हो। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी संबंधुत्व मतलब भाईचारा।
इन 3 चीजों की क्वालिटी की बेसिस पे समाज का निर्माण बाबा साहब करना चाहते थे। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बाबा साहब किस तरह से बाबा साहब ने इन तीनों चीजों के पक्ष में अपने तर्क रखे हैं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बाबा साहब के जो विचार हैं वो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इसी तरह के और वीडियो ज्यादा से ज्यादा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।